एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स के जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं और जो आपके यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। नाउ एज यू नो, यहाँ पर हमारे जो करंट अफेयर्स होते हैं, यहाँ पर हम 9 सोर्सेज को कवर करते हैं, जिसमें आपको मेजरली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, पीआरएस, योजना और कुरुक्षेत्र देखने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहला है दैट इज ई श्रम पोर्टल। नाउ अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो जो ई श्रम पोर्टल है, इट हैज अचीव्ड 30 करोड़ रजिस्ट्रेशंस इन द स्पैन ऑफ जस्ट 3 इयर्स। सो 3 साल के स्पैन में इसने अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ रजिस्ट्रेशंस की हैं। ई श्रम पोर्टल बेसिकली क्या है? ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। कब? 26 अगस्त 2021 में। याद रखना है, 2021 में ये लॉन्च किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बेसिकली है क्या? ये एक नेशनल डेटाबेस है। क्या है? नेशनल डेटाबेस है। किसका? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइज्ड के लिए है या फिर ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है, तो यू हैव टू रिमेंबर इट इज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, प्राइमरली टारगेट्स अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग दोज इन द सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक वर्क, स्ट्रीट वेंडिंग एटसेट्रा। नाउ देयर इज नो इनकम क्राइटेरिया। कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है फॉर रजिस्टरिंग ऑन ई श्रम एज एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। However, the worker should not be an income tax pay. So याद रखना है कि कोई as such बार नहीं है, इनकम का बार नहीं है कि यहाँ पर इतनी इनकम होनी चाहिए तभी आप ई श्रम पोर्टल पे जा सकते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है, लेकिन वो इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए। दिस इज द क्राइटेरिया एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, राइट। नाउ अगर हम बात करते हैं, जो ई श्रम कार्ड है वो बेसिकली 12 डिजिट यूनिक नंबर है। जैसे आपको आधार नंबर देखने को मिलता है, वैसे ही ई श्रम कार्ड भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर भी आपको 12 डिजिट्स देखने को मिलते हैं। सो आप देख सकते हैं जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, ये क्या है? ये एक 12 डिजिट नंबर है, यूनिकली असाइंड टू ईच अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। हर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को ये 12 डिजिट नंबर दिया जाएगा जैसे ही वो रजिस्टर कर लेगा ई श्रम पोर्टल पे। नाउ अगर हम यूएएन की बात करते हैं तो ये क्या है? एक परमानेंट नंबर है। क्या है? परमानेंट नंबर है। मतलब जैसे ही असाइन हो जाएगा, वंस इट इज असाइंड, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। कभी ये चेंज नहीं होगा फॉर एनी वर्कर। ना गवर्नमेंट का काम क्या है? वो एनविजन क्या कर रही है? विजन क्या है उसका? एनविजन्स ई श्रम एज अ कॉम्प्रिहेंसिव वन स्टॉप सोल्यूशन। क्या है ये? गवर्नमेंट कहती है कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है, तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो गवर्नमेंट चला रही है वो फुलफिल कर सकते हैं। ना मेजर स्कीम्स इसमें किस किस का ये बेनिफिशियरी बन सकते हैं? नंबर 1, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो बीमा इंश्योरेंस हो सकता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत। तो जो स्कीम्स बेसिकली आप कह सकते हैं जिनका टारगेट बेनिफिशियरी ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन के बाद आप इतनी सारी स्कीम्स को अवेल कर सकते हैं। नाउ बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा रहा है? इट इज फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटिंग ई श्रम विद स्किल इंडिया डिजिटल हब। सो स्किल इंडिया डिजिटल हब जो है उसको यहाँ पर मर्ज करने की कोशिश की जा रही है ई श्रम से, जिससे कि होगा क्या कि वो एक्सेस कर पाए जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिसमें वो एज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब से इसको जोड़ा जाएगा, राइट। नाउ प्रैक्टिस एंड एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस, आपको ई श्रम पोर्टल के बारे में पूछा गया है। इट इज अ डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, एम्स टू रजिस्टर देम ऑन दिस पोर्टल। Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has launched this portal. Aadhaar is not mandatory under this scheme. आपको incorrect statements बताना है, ध्यान रखना है। incorrect पूछा गया है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, और is it 1, 2, 3? So again simple है आपसे, क्योंकि यहाँ पर incorrect statements पूछा है तो आंसर क्या बन जाता है? It is 2 and 3। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट? नो, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नाउ अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, आधार इज मैंडेटरी। सो आधार हैज टू बी देयर, तभी आप इस पे रजिस्टर कर पाएंगे। तो सेकंड एंड थर्ड इनकरेक्ट हो जाते हैं, फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। एज यू नो, ई श्रम पोर्टल किसके लिए है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए है, ठीक है। सो आंसर क्या बन जाता है? बी। 2 and 3 आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं राष्ट्रीय पोषण माह 2024। ना बेसिकली जो यूनियन मिनिस्टर है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 17th एडिशन लॉन्च किया है राष्ट्रीय पोषण माह का। ना ये प्रमोट क्या करता है? कम्युनिटी में न्यूट्रिशन,
बेसिकली न्यूट्रिशियस फूड को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, क्योंकि व्हाट डू यू नीड, आपको सिर्फ कैलोरीज नहीं चाहिए, वो कैलोरीज कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी न्यूट्रिशियस, जो आपकी बॉडी को चाहिए एक बैलेंस डाइट की फॉर्म में, वो आपकी बॉडी को मिलना चाहिए। सो न्यूट्रिशन बेसिकली जो पीपल की पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाता है, और यहाँ पर हेल्थ और न्यूट्रिशन जो लोगों में है उसको प्रमोट करता है ना। फोकस इस पे किस पे होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोषण भी, पढ़ाई भी, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड इवन ग्रोथ मॉनिटरिंग करी जाएगी। अगर हम बात करते हैं तो ये मिशन पोषण 2.0 क्या है। सो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थ्रू मिशन पोषण 2.0 इज कमिटेड टू फाइट malnutrition among children. So malnutrition, as you know, India is one of the flag bearers, you can say, of malnutrition, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा malnutrition बच्चे देखने को मिलते हैं। तो हमारा फोकस क्या है कि हम बच्चों में malnutrition को कम कर सकें। दूसरा, यहाँ पर adolescent गर्ल्स को हम यहाँ पर टारगेट कर सकें, अनीमिक गर्ल्स जो आपको देखने को मिलती हैं उसको भी हम टारगेट कर सकें। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में जान चुके हैं, जिसमें आपको अडोलसेंट गर्ल्स, इवन प्रेग्नेंट वुमेन एंड माल न्यूट्रिशन जहाँ पर आपको चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, वहां पर अवेयरनेस प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है कि न्यूट्रिशन का क्या महत्वता है। राइट, ओके, लेट्स मूव टू अनदर न्यूज, दैट इज 44th प्रगति इंटरेक्शन। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी चेयर्ड 44th प्रगति मीटिंग। इसका काम क्या था, फोकसिंग ऑन प्रोजेक्ट रिव्यूज एंड गवर्नेंस। सो जो यहाँ पर प्रोजेक्ट रिव्यू करे गए हैं, दैट इज फॉर 11 स्टेट्स एंड यूटीज, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, गोवा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और दिल्ली देखने को मिलते हैं ना। क्वेश्चन क्या बनता है, दैट इज व्हाट इज प्रगति ना। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो ये क्या है, एक आईसीटी बेस्ड मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। एज द नेम सजेस्ट्स, बेसिकली हमें क्या करना है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को आगे लेके जाना है। किसको लेके जाना है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को आगे लेके जाना है। कैसे कि टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो। देखो, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है, लेकिन जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं है तब तक उन स्कीम्स का कोई फायदा नहीं है। दैट इज वाई उसके लिए एक आईसीटी बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसका काम ही क्या है कि वो मॉनिटरिंग करे, और यहाँ पर जो भी स्कीम्स चलाई गई हैं बेनिफिशरीज के लिए, वो टाइमली इम्प्लीमेंटेशन उसका हो सके। राइट नाउ, ये एक मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म है जिसका काम ही क्या है, टू एड्रेस ग्रीवेंसेस। सो भी जो भी ग्रीवेंसेस हैं या मॉनिटरिंग दी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए बेसिकली आईसीटी प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये 3 टियर सिस्टम है, जिसमें आपको पीएमओ, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट, ये आपको एक प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली ये सीधा हेड कौन करता है, इट इज द पीएमओ। पर्पस क्या है, ये गवर्नेंस एफिशिएंसी एनहांस करना चाहता है। राइट नाउ, यू प्रैक्टिस एन एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस, प्रगति के बारे में। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द रिफॉर्म्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट गवर्नेंस इन इंडिया। ना आपसे और भी स्कीम्स बारे में पूछी गई हैं। फर्स्ट है, दैट इज प्रगति स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। कॉमन सर्विस सेंटर्स फॉर ऑफर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज इन रूरल एंड रिमोट एरिया। मिशन कर्मयोगी इज एम्ड एट इंप्रूविंग द मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नन। देखो, बहुत ही ध्यान से करना, हमने मिशन कर्मयोगी भी पिछले सेशंस में पढ़ा है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर आपको देखने को मिलता है, इट इज ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दैट इज सेकंड वन। तो जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वो दोनों के लिए ही हैं, प्राइवेट और पब्लिक जो भी यहाँ पर सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं रूरल एरियाज में, उन दोनों के लिए है। लेकिन जब हम फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं, ये एक्चुअली में रिवर्स कर दिया गया है। सो बेसिकली प्रगति स्कीम क्या है, इट इज एम्ड एट इंप्रूविंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करना, इंप्लीमेंटेशन स्मूथ करना, एफिशिएंट है कि नहीं ये चेक करना। ऑन द अदर हैंड, जब हम मिशन कर्मयोगी की बात करते हैं तो ये किसके लिए है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, सो इसीलिए जो फर्स्ट और थर्ड है वो रिवर्स्ड है यहाँ पर। तभी क्वेश्चन आंसर कौन सा हो जाता है, दैट इज ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दैट इज द सेकंड वन। नेक्स्ट आता है एग्रीश्योर फंड। सो देख सकते हैं आप, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने लॉन्च किया है एग्रीश्योर स्कीम। ना एग्रीश्योर फंड है क्या, जब हम बात करते हैं एग्रीश्योर की,
So AgriSure is agricultural fund for startups and rural enterprises. ना बेसिकली एक इनोवेटिव फंड है जो कि क्या करेगा, एक लीप लेगा, एक स्टेप टुवर्ड्स है रेवोल्यूशनाइजिंग दी एग्रीकल्चरल लैंडस्केप. सो ये क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, हाई रिस्क हाई इम्पैक्ट वेंचर्स. इसका काम ही क्या है, इनोवेशन को प्रमोट करना एग्रीकल्चर में. अगर हम फंडिंग पैटर्न की बात करते हैं तो ये ब्लेंडेड कैपिटल फंड आपको 750 करोड़ का देखने को मिलेगा विद सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी 250 करोड़. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने देगी इस फंड में, 250 करोड़. और जो नबार्ड है वो भी यहाँ पर 250 करोड़ देगी. और जो बचे हुए 250 करोड़ है, इट इज बीइंग मोबिलाइज्ड फ्रॉम बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड द प्राइवेट इन्वेस्टर्स. सो बेसिकली इसका मकसद क्या है, एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना. सो कोई स्टार्टअप जिसमें एग्रीकल्चर को वेंचर लेके यहाँ पर स्टार्टअप शुरू किया गया है, उसको क्या प्रोवाइड करना, फंडिंग प्रोवाइड करना. ठीक है. सो इसका काम ही क्या है, इस फंड का काम क्या है कि ये एग्रीकल्चर के स्टार्टअप्स और रूरल एंटरप्राइजेस को प्रमोट करे. राइट. नाउ इट्स मेन फोकस एरिया इंक्लूड प्रमोटिंग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स. सो जो भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स हैं हमारे फार्मर्स के लिए, उसको यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा. और ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करता है. राइट. नाउ जो नैब वेंचर्स है, जो कि फुली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी, नबार्ड की, ये फंड मैनेजर की तरह काम करेगी. बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नैब वेंचर्स. सो ये एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी, नबार्ड की. ठीक है. सो ये बन जाएगी इसकी फंड मैनेजर. बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए ये पूछा जा सकता है. प्रैक्टिस इन एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस, एग्रीश्योर के बारे में पूछा गया है. The fund aims to subsidize agricultural inputs like seeds, fertilizers and equipments to lower cost and boost yields. The World Bank plays a significant role in supporting the AgriSure fund. The fund is a part of alternative investment fund. आपको correct statements बताना है, 1 and 2, 2 only, 2 and 3 only, or is it 3 only? Okay, so वीडियो को pause कर सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं. Let's see the answer. आंसर देख लेते हैं. आंसर is D, which is 3. नाउ ये वर्ल्ड बैंक का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है. फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्या ये सब्सिडाइज कर रहा है एग्रीकल्चर को? नहीं, एग्रीकल्चर में इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है. कोई एग्रीकल्चर में स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उसको बढ़ावा दे रहा है. सो बेसिकली एग्रीश्योर किसके लिए, सब्सिडाइज करने के लिए नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने के लिए है. सो इसलिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं. थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है. ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की तरह आपको देखने को मिलता है. इट इज अ पार्ट ऑफ दैट. तो इसलिए आंसर क्या बन जाता है, इट इज डी, 3 ओनली. नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के. सो यूनियन कैबिनेट कमिटी ने, व्हिच वाज शेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया, अप्रूव द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन. सो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को यहाँ पर हमने बेसिकली हरी झंडी मिल चुकी है ना. बेसिकली ये क्या है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है. क्या है, अम्ब्रेला स्कीम है टू सपोर्ट डिजिटल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स. एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर एग्रीकल्चर को बाय एंड बाय टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना है. इसीलिए क्या जरूरी है कि जो भी डिजिटाइज किया जाए, जितना एग्रीकल्चर के इनिशिएटिव्स को डिजिटाइज किया जाए, उतना ही एफिशिएंट वे में हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो बेसिकली ये क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें इंप्लीमेंटेशन होगी डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे से एंड टेकिंग अप अदर आईटी इनिशिएटिव्स. अब इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं. 3 मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? ये है एग्री स्टैक, याद रखना है नाम, एग्री स्टैक, इसके बारे में भी हम रीड करेंगे. दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS, एंड सॉइल प्रोफाइल मैप्स. देखो एज द नेम सजेस्ट, सबसे पहले क्या है, एग्री स्टैक. सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या देखा जाएगा, यहाँ पर मेजरमेंट, या फिर हम कह सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आपको यहाँ पर स्टैक, एग्रीकल्चरल स्टैक देखने को मिलेगा. ऐसी कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मान लो यहाँ पर हमारे जो फार्मर्स हैं ज्यादातर मॉनसून डिपेंडेंट रहते हैं, तो यहाँ पर उनको आईटी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जाएगा, जिससे कि वो सही डिसीजन ले पाए. राइट. और ऐसा ही तीसरा आपको देखने को मिलता है सॉइल प्रोफाइल मैप्स. ना आपकी सॉइल को जांच करा जाएगा एंड इवेंचुअली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आपको दिख जाएगा कि मेरी सॉइल में किस न्यूट्रिएंट की कमी है, या फिर मेरी सॉइल किसके लिए एप्ट है, कौन सा क्रॉप मुझे उगाना चाहिए जिससे कि सबसे ज्यादा यील्ड आएगी
और जो एग्रीकल्चर है वो रेम्यूनरेटिव बन पाएगा। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पर आपको 3 प्रोफाइल देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एग्री स्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड सॉइल प्रोफाइल मैप्स। ना ये जो डीपीआई का कंपोनेंट्स है, इट विल प्रोवाइड सॉल्यूशंस। किसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली बात है, फार्मर्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा जिससे कि वेरियस सर्विसेज को ये एक्सेस कर सके। सबसे पहले एग्री स्टैक के बारे में जान लेते हैं। सो आप देख सकते हैं बेसिकली ये फाउंडेशनल एग्री सेक्टर रजिस्ट्रीज है ना। यहाँ पर क्या क्या है? सबसे पहले फार्मर्स रजिस्ट्री। ना देखो, जब हम फार्मर्स रजिस्ट्री की बात करते हैं तो हर एक फार्मर को क्या दिया जाएगा? डिजिटल आइडेंटिटी दी जाएगी। जैसे आधार कार्ड होता है वैसे ही फार्मर के पास अपनी आईडी होगी। सो इसके लिए क्या बनाया जा रहा है? फार्मर्स रजिस्ट्री बनाई जा रही है। ठीक है, इसका काम क्या होगा? सिमिलर टू आधार, एज आई हैव टोल्ड यू, which will be linked to dynamically to record of land। जो भी records of land है उसको बेसिकली डिजिटाइज फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा और फार्मर की एक आइडेंटिटी, आईडी कार्ड बन जाएगा। क्लैरिटी है? दूसरा आपको देखने को मिलता है पायलट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट करे जाएंगे। एंड क्रॉप जोन रजिस्ट्री, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या है? डिटेल्स प्रोवाइड करी जाएगी। जो भी क्रॉप्स फार्मर ने प्लांट किए हैं, द इंफॉर्मेशन विल बी रिकॉर्डेड। इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा थ्रू डिजिटल क्रॉप सर्विस। डिजिटल क्रॉप सर्विस यहाँ पर किए जाएंगे एंड जो भी क्रॉप यहाँ पर प्लांट की गई है फार्मर के द्वारा उसको डिजिटाइज प्लेटफॉर्म में रखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है जियो रेफरेंस्ड विलेज। ना बेसिकली यहाँ पर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो भी लैंड रिकॉर्ड्स की चाहिए उसके फिजिकल लोकेशंस के साथ यहाँ पर मैनेज किया जाएगा। ये तीनों ही कंपोनेंट्स आपको एग्री स्टैक के तहत देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली क्या करने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिजिटाइज प्लेटफॉर्म पे डालने की कोशिश की जा रही है। कितने फार्मर्स हैं इससे ये भी पता चल जाएगा, कितनी लैंड उनके पास है ये भी पता चल जाएगा। तो जो भी लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर डिस्प्यूट्स हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। प्लस फार्मर ने यहाँ पर कौन सी प्लांट को क्रॉप किया है ये भी पता चल जाएगा। सो ये तीनों ही आपको प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं किसके तहत? एग्री स्टैक के तहत। ऐसे ही आप यहाँ पर बात कर सकते हैं दैट इज डीएसएस। सो कृषि डीएसएस। अब डीएसएस का बेसिकली मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो प्रोवाइड किया जाएगा कृषि को। सो यहाँ पर डीपीआई जो हम पढ़ रहे हैं, सो डीपीआई के अंदर ये तीनों चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहली कौन सी है? एग्री स्टैक। दूसरा क्या है? कृषि डीएसएस। और तीसरा आपको क्या देखने को मिलता है? दैट इज सॉइल प्रोफाइल मैप्स। ना डीएसएस का मतलब क्या है? यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको डिसीजन सपोर्ट प्रोवाइड करी जाएगी। सो कैसे? जैसे क्रॉप मैप जनरेशन करी जाएगी जिसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा जो भी क्रॉप्स जो हैं उनके सोइंग पैटर्न्स क्या होने चाहिए जिससे कि आपको सबसे ज्यादा यील्ड मिल पाए और एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव हो पाए। ऐसे ही प्रोफाइल मैप, सॉइल प्रोफाइल मैप्स भी तैयार किए जाएंगे। तो ये तीनों ही कंपोनेंट्स आपको डीपीआई के देखने को मिलते हैं। सो दिस वाज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन कौन से? एग्री स्टैक, दूसरा कृषि डीएसएस और तीसरा सॉइल प्रोफाइल मैप्स। नाउ प्रैक्टिस एन एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस। आपसे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बारे में पूछा गया है। Number 1, it aims at using ICT for making agriculture profitable and sustainable. Yes, this is true. Exactly true. इसका काम क्या है कि एग्रीकल्चर को ये प्रॉफिटेबल बना सके और ये ICT बेस्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है किसको? एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, it aims at creating federated farmers database which will be linked to the land records of farmers from across the country by creating a unique farmer ID. Yes, that is also true. एग्री स्टैक के तहत यहाँ पर फार्मर्स को रजिस्टर किया जाएगा और हर फार्मर को क्या दिया जाएगा? एक आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, सो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाते हैं तो आपका आंसर क्या बन जाता है? इट इज बोथ 1 and 2. सो आंसर इज सी। आई होप क्लियर है। दिस इज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है विच इज रीसेट, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। अब यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स है एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, इन्होंने लॉन्च किया है रीसेट विच इज रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। सो यहाँ पर रीसेट प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। सो ये क्या है? एक इसका एम क्या है? एम दैट एम्पावरिंग आर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन। सो जो रिटायर हो चुके हैं स्पोर्ट्स पर्सन उनको यहाँ पर क्या प्रोवाइड करने की जरूरत है? एम्पावर करने की जरूरत है ना। बेसिकली क्या है? इट विल सपोर्ट रिटायर्ड एथलीट्स ऑन देयर करियर डेवलपमेंट जर्नी
by empowering them with necessary knowledge and skills and making them more employable. Now obvious सी बात है, once you retire, एक स्पोर्ट खेलते हैं उसके बाद आप रिटायर कर जाते हैं, तो उसके बाद क्योंकि आपके पास कोई और स्किल सेट नहीं होता जिसकी वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत नैरो डाउन हो जाती हैं, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर क्या कोशिश की जा रही है कि जो भी रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उनको रिक्वायर्ड स्किल सेट प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो एम्प्लॉयबल बन सके, मतलब मार्केट में जाके फिर से काम कर सके। तो उनको क्या प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, स्किल सेट प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। तो ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जिससे कि हम जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करवा पाए। एलिजिबिलिटी किसकी है, तो आप देख सकते हैं जो भी एथलीट्स जिन्होंने रिटायर जो कि रिटायर हो चुके हैं एक्टिव स्पोर्ट्स से, जिनकी एज 20 से 50 साल तक की है और उन्होंने कोई ना कोई इंटरनेशनल मेडल या पार्टिसिपेंट है इंटरनेशनल इवेंट्स में, उनको यहाँ पर एलिजिबिलिटी दे रखी है, राइट। नाउ इनिशियली द प्रोग्राम्स विल बी ऑफ टू लेवल्स, दो लेवल्स हैं, बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्लास 12th एंड अबव एंड क्लास 11th एंड बिलो। सो 12th एंड अबव और 11th एंड बिलो उनको स्किल सेट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि वो एम्प्लॉयबल बन सके। तो मेजर एम आपको पता होना चाहिए एंड रीसेट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट आपको देखने को मिलते हैं व्हिच इज मुद्रा लोन्स। ना आप देख सकते हैं जो यूनियन बजट है 2024 का, इट हैड इंक्रीज द लोन लिमिट अंडर द स्कीम्स तरुण कैटेगरी टू 20 लाख। तो जो तरुण कैटेगरी है उसमें जो लोन की अमाउंट है उसको बढ़ा दिया गया है 20 लाख तक, टारगेटिंग दोज हु हैव सक्सेसफुली रीपेड प्रीवियस मुद्रा लोन्स। जिन्होंने भी मुद्रा लोन्स पहले लिए थे अगर उन्होंने रीपे कर दिया है तो उसका जो बेसिकली टारगेट है वो 20 लाख तक कर दिया गया है ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2015 में, जिसको क्यों करा था, टू सपोर्ट द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो जो भी यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको क्रेडिट देने के लिए बहुत इजीली क्रेडिट मिलता था। कि क्या स्टार्ट किया था, इट वाज मुद्रा लोन्स, राइट। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था, टू फंड द अनफंडेड। सो जिनको फंड्स नहीं मिलते थे, क्यों, क्योंकि उनके पास एज सच कुछ गिरवी और मोर्गेज रखने के लिए नहीं होता था, उनको उन एंटरप्राइजेस को संभालने के लिए यहाँ पर मुद्रा लोन्स को प्रोवाइड किया जाता है, राइट। सो आप देख सकते हैं इट डिजाइन डेजिग्नेटेड टू फंड द अनफंडेड, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी बैंक्स हैं, सो पीएसबीज हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, सभी को यहाँ पर प्रमोट करने की बात की गई थी, दैट इज मुद्रा। नाउ लोन डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो अप टू 10 लाख फॉर नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज इन सेक्टर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग या सर्विसेज। तो अगर आपने सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दिए तो 10 लाख तक का आपको लोन यहाँ पर मिलता है ना। कोई भी सिटीजन जिसका एक वाइबल बिजनेस प्लान है फॉर नॉन फार्म, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? एंटरप्राइजेस के लिए मिलेगा, चाहे फिर वो आपकी माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस हो। सो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका एक वाइबल बिजनेस प्लान होना चाहिए, बिजनेस चलता हुआ नहीं, बिजनेस प्लान होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, किसमें होना चाहिए? नॉन फार्म सेक्टर में होना चाहिए, जो कि इनकम जनरेट कर सकता है। यहाँ पर आप क्रेडिट ले सकते हैं बिलो 10 लाख, कैन अप्लाई फॉर मुद्रा लोन थ्रू बैंक्स, बैंक से आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। अब कैटेगरीज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, शिशु, किशोर और तरुण। ना शिशु की अगर बात करते हैं तो लोन्स अप टू 50,000, यहाँ पर लोन्स अगर 50,000 तक आपको चाहिए तो आप किस कैटेगरी में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? शिशु। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है किशोर। किशोर की अगर बात करते हैं तो 50,000 से अगर 5 लाख तक का लोन चाहिए तो आप किस कैटेगरी में जा सकते हैं? दैट इज किशोर। और लास्ट कैटेगरी आपको देखने को मिलती है तरुण। तो तरुण आपको देखने को मिलता है अगर 5 से 10 लाख तक का लोन चाहिए तो आप यहाँ पर तरुण में अप्लाई कर सकते हैं ना। यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर आपने रीपे कर दिया है, अगर सपोजिटली आपने तरुण कैटेगरी में लोन लिया था एंड नाउ यू हैव सक्सेसफुली रीपेड, अगर आपको और लोन चाहिए तो आपको यहाँ पर कैटेगरी 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा इफ यू हैव रीपेड इट प्रॉपर्ली, राइट। सो 3 कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, शिशु, किशोर और तरुण, राइट। आई होप क्लैरिटी है ना। सब्सिडी की अगर बात करते हैं तो एज सच कोई डायरेक्ट सब्सिडी नहीं है। However, if a loan is linked to the government scheme that provides capital subsidies, the loan can be availed under Mudra Yojana with the associated benefits. ना कोई सब्सिडी नहीं है गवर्नमेंट की, लेकिन अगर कोई आपकी
जो आपने लोन लिया है वो किसी गवर्नमेंट स्कीम के तहत आपको देखने को मिलता है, जहां पर कैपिटल एसेट्स पे जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडाइज कर रही है, तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी, राइट। तो ऐसा कोई सब्सिडी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पर इम्पैक्ट देख सकते हैं। लोन डिस्बर्समेंट अप्रोक्सीमेटली 27.75 लाख करोड़ was dispersed to 47 करोड़। सो यू कैन इमेजिन यहाँ पर बहुत से लोगों ने मुद्रा लोन लिया है और एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट किया है। इंक्लूसिविटी की अगर बात करते हैं तो 69% ऑफ मुद्रा लोन्स आर हेल्ड बाय विमेन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हम प्रमोट करना चाहते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो विमेन है वो काफी ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो जो 69% मुद्रा लोन्स हैं वो विमेन के खाते में गए हैं। ऐसे ही 51% बाय SC ST एंड OBC। सो जो फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी हम करना चाहते थे उसमें ये सक्सेसफुल रहा है, राइट। जॉब क्रिएशन ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पर किसके लिए लोन दिया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है वंस यू हैव अ वायबल बिजनेस उसके बाद आप यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं। सो रादर यू वुड बिकम अ जॉब प्रोवाइडर, राइट। क्लैरिटी है। सो विजन क्या है मुद्रा 2.0 के लिए? सबसे पहले एक्सपैंडेड स्कोप। तो यहाँ पर आपको स्कोप को एक्सपैंड किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी कि आप फाइनेंस बेसिकली यहाँ पर स्किल सेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बिजनेस सपोर्ट दिया जाएगा। ये मिशन है, विजन है मुद्रा 2.0 का। ऐसे ही आप देख सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, जिससे कि आपको सिखाया जाएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप आप और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही एनहांस्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनहांस क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि आप और भी ज्यादा यहाँ पर अपने आप को प्रोत्साहित कर सके एंड इवेंचुअली एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर कर सके। नाउ रोबस्ट मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करी जाएगी एंड बेनिफिशियरी इंपैक्ट असेसमेंट भी किया जाएगा। सो ये विजन है किसका? मुद्रा 2.0 का। नाउ प्रैक्टिस MCQ रिगार्डिंग दिस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस पे एम करती है? ए है दैट इज bringing the small entrepreneurs into formal financial system, providing loans to poor farmers for cultivating particular crops, providing pensions to old and destitute persons, or is the D, funding the voluntary organizations involved in the promotion of skill development and employment generation. So as you know, जब हम मुद्रा लोन्स की बात करते हैं तो बेसिकली किसके लिए बनाया गया है? ये स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, जिससे कि वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को एनहांस कर पाए, ठीक है। सो इसीलिए आंसर क्या बन जाता है? इट इज ए। सो आंसर इज ए, राइट। सो यहाँ पर भी हमने बहुत सारी स्कीम्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, जो भी आपके प्रीवियस वीक में करंट अफेयर्स में रही हैं, दैट वी हैव डिस्कस इन डिटेल। सो आप यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहां पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। इफ यू वांट टू मेक द नोट्स दैट इज वेल एंड फाइन, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप हमारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।